हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर परसिस्टेंटली डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि लोकली परसिस्टेंट डेटा को कैसे स्टोर करवाना है, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा स्टोरेज करने की जरूरत क्यों पड़ती है और जब हम स्टोर करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है शेयर्ड प्रेफरेंस, ये कैसे हमको हेल्प करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जब हमारी कोई ऐप को रन कर रहा है, जो हमारी ऐप को चला रहा है, जो यूज़र है, तो उसका कुछ पर्सनल डेटा होगा जो वो हमारी ऐप के थ्रू जनरेट हो रहा है। ठीक है? जैसे कि अगर उसने लॉगिन किया तो उसके जो लॉगिन की जो डिटेल्स हैं, वो हमारे पास में स्टोर्ड रहनी चाहिए, सो दैट उसको बार-बार लॉगिन ना करना पड़े। फिर वो प्रोफाइल में गया, या कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो उसने शेयर कर रखी है, या कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो उस पर्टिकुलर ऐप को चलाने में उसका काम आसान कर देती है। जैसे कि उसने प्रीवियसली जब ये वीडियो चलाया हमारी ऐप के अंदर, तो उसने इतना देख लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि जब वो वापस इस वीडियो पे आए ना, तो इसके आगे से ही शुरू हो। तो ये जो रीडिंग्स है, ये जो यूज़र ओरिएंटेड पर्टिकुलर डेटा है, या डेटा का मतलब क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। ठीक है? तो यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ऑल ओवर द ग्लोब की जो हमारी ऐप के अंदर की रिक्वायरमेंट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यूज़र स्पेसिफिक डेटा की बात कर रहा हूँ। तो जो यूज़र स्पेसिफिक डेटा है, वो हमारी ऐप के अंदर हमको मैनेज करना रहेगा, और मैनेज भी ऐसा कि लोकली हम उसको मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं हो कि रन टाइम मैनेज करें, जिससे कि क्या होगा कि जब तक ऐप चल रही है तब तक तो डेटा मैनेज है, और जैसे ही हमारी ऐप क्लोज़ हो जाए तो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए। वो आप नॉर्मली वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, वो चीज़ आप नॉर्मली एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जब आप जा रहे हो तब भी आप स्विच करवा सकते हो। बट जैसे ही वो ऐप क्लोज़ होगी या डिस्ट्रॉय होगी, तो वो जो डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो यूज़र का डेटा हमको मैनेज करके रखना है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब वो हमारी ऐप में आए, तो प्रीवियस डेटा उसके लिए हमारी ऐप का जो एक्सपीरियंस है और आसान कर दें, मतलब जो हमारा यूएक्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि यार पिछली बार जब मैंने लॉगिन किया था और जब मैं ऐप क्लोज़ करके गया और अब मैं जैसे ही ऐप को ओपन कर रहा हूँ, तो ऐप ने डायरेक्ट मेरे को होम पे स्विच किया। क्योंकि ऐप ने ऑटोमैटिकली ये चीज़ स्टोर करवा दी कि इस यूज़र ने प्रीवियसली लॉगिन कर लिया था, अब जब भी वो ऐप ओपन करेगा तो हम उसको लॉग्ड इन रखेंगे, ठीक है? एंड जैसे ही वो लॉग आउट बटन पे टैप करेगा, तो ये भी चीज़ मैनेज्ड है कि अब लॉग आउट होने के बाद अगर वो ऐप क्लोज़ कर देता है और जब नेक्स्ट टाइम ओपन करता है, तो अब लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही सेम चीज़ है कि भई लोकली जो उस ऐप के एक्सपीरियंस को और बढ़ा दे, ऐसा कुछ यूज़र का डेटा, जो यूज़र को ही हेल्प करे उसके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए, तो उस डेटा को हम लोकली स्टोर करवाते हैं हमारे ऐप के अंदर ही। देखिए, अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस होते हैं। अब ये 2 ऑप्शन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास में शेयर्ड प्रेफ़रेंस, एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। कि हम अगर लार्जर सेट ऑफ डेटा को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत मल्टीलिंगुइड डेटा है, उसको अगर आपको मैनेज करना है, तो उस केस में क्या होगा कि भई लार्ज डेटा भी है, और साथ ही साथ जब आपको रिक्वायर्ड है तो लार्ज डेटा में सारा डेटा नहीं चाहिएगा, आपको कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिएगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी जनरेट करके वो सिलेक्टेड डेटा को निकाल पाएँ। तो उस केस में हम एक पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि हमारा एक टाइप का डेटाबेस हम क्रिएट करवाएँगे और उसके अंदर हम डेटा को मैनेज करवाएँगे। लेकिन जब हमको बहुत ही कम डेटा और सिंपलर डेटा का स्टोर करना है, यानी कि यूज़र का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र लॉगिन करेगा, तो मेरे को सिर्फ़ उस यूज़र से रिगार्डिंग 10-15 जो वैल्यूज़ है या 20 वैल्यूज़ जो है, वो स्टोर करवानी है। ठीक है? तो उस केस में मैं डेटाबेस की हेल्प नहीं लूँगा। उस केस में अगर मैं डेटाबेस की हेल्प लेता हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस को भी इंक्लूड करें, कर तो सकते ही हैं हम यहाँ पे भी। फिर मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ, शेयर्ड प्रेफ़रेंस को भी आप यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस को भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा डेटा आप किस तरीके से मैनेज करवाओगे लोकली। ठीक है? तो अगर लार्जर डेटा सेट है, तो उस केस में फिर आप क्या यूज़ करोगे? डेटाबेस को यूज़ करोगे। अगर स्मॉलर डेटा सेट है, यानी कि कम डेटा है और यूज़र स्पेसिफिक डेटा ही है, तो उस केस में डेटाबेस को ना यूज़ करके मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस को भी यूज़ कर सकता हूँ। ये भी हमारे डेटा को लोकली स्टोर करता है और मैनेज करता है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा आपका शेयर्ड प्रेफ़रेंस। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, लॉगिन स्क्रीन को स्किप करना। जब यूज़र ने एक बार लॉगिन कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी ओपन करे बिना लॉग आउट किए, तो ये सब वैल्यूज़ हम कहाँ मैनेज करवाते हैं? शेयर्ड प्रेफ़रेंस में मैनेज करवाते हैं कि भई लॉगिन स्क्रीन पे जाना है, कि लॉगिन स्क्रीन को स्किप करके होम स्क्रीन पे जाना है। या फिर जैसे अगर आप ऐप को स्टार्ट करते हो, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे जब भी कोई फर्स्ट टाइम आप ऐप को स्टार्ट करते हो तो उसकी इंट्रो स्क्रीन आती है। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो इंट्रो स्क्रीन सिर्फ़ फर्स्ट टाइम आती है। फर्स्ट टाइम यानी कि जब पहली बार उस ऐप को चला रहे हो, देन उसके बाद जितनी बार भी आप ऐप चलाओगे वो इंट्रो स्क्रीन नहीं आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ पहली बार जब ऐप चल रही है ना, तभी वो ऐप के अंदर दिखेगी आपको। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कहाँ से मैनेज हो रही है? शेयर्ड प्रेफ़रेंस से मैनेज हो रही है। एक और चीज़ कि अगर मेरे को ये पता करना है कि मेरे को कितने इंस्टेंसेस के बाद में एड्स दिखाना है हमारी ऐप के अंदर, कि भाई यूज़र जब अपनी ऐप को 5वीं बार ओपन करे एक ही दिन में, तो एक ऐड आना चाहिए, या यूज़र जब तीसरी बार ओपन करे तो ऐड आना चाहिए। तो उस केस में भी मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ कर सकता हूँ, कि जिससे कि मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि आज ही के दिन में कितनी बार हमारी ऐप ओपन हुई है। अगर वो काउंट 3 से ग्रेटर होता है तो हम एक ऐड शो कर देंगे। तो जब हम एड्स को लगाएँगे आगे आने वाले क्लासेस के अंदर, तो एड्स लगने के जो अकरेंस है, ऐसा नहीं कि हर बार एड्स दिखाऊँ। मैं एड्स का भी एक अकरेंस का रेशियो मेंटेन कर सकता हूँ कि हर 3
बार ऐप ओपन करने पे दिखेगा या हर 5 बार ऐप ओपन करने पे दिखेगा। तो उस तरीके से मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ कर सकता हूँ अपनी ऐप के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाएगा डेटा को मैनेज करने के लिए एंड इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी शेयर्ड प्रेफ़रेंस क्या होता है। इसको एक बार फिर से हम एक ब्रीफ ले लेते हैं। लोकली पर्सिस्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए मोस्टली केसेस में यूजर स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए, स्मॉलर सेट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम हमारी ऐप में शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है? जब यही डेटा लार्जेस्ट डेटा सेट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल हो जाएगा कि भई मेरे को हज़ारों यूज़र्स की डेटा को मैनेज करना है या मैं कोई क्विज़ ऐप बना रहा हूँ, तो क्विज़ में मेरे पास में हज़ारों क्वेश्चन्स हैं, उनको मैनेज करना है, तो उस केस में मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ नहीं करूँगा। उस केस में मैं डेटाबेस मैनेजमेंट में जाऊँगा, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करूँगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम डेटाबेस पे भी जाएँगे, किस तरीके से डेटाबेस काम करता है, कैसे उसको मैनेज करना होता है हमारे ऐप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हमको स्मॉलर सेट ऑफ डेटा, यूज़र स्पेसिफिक डेटा को पर्सिस्टेंटली हमारी ऐप के थ्रू मैनेज करवाना है लोकल स्टोरेज के अंदर, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेयर्ड प्रेफ़रेंस। तो आई होप आपको अब बेसिक आइडिया और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शेयर्ड प्रेफरेंस का। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट हम उसको फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं कि एकदम स्क्रैच से किसी ऐप में कैसे शेयर्ड प्रेफरेंस को इंटीग्रेट करना है। आपका कोई बना बनाया प्रोजेक्ट है जिस पे आप अभी तक वर्क कर रहे थे, तो उसमें भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट किया है, मैं सिर्फ नया प्रोजेक्ट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ का इंटीग्रेशन देखें। कि भाई डिफ़ॉल्ट मतलब स्क्रैच से कैसे करना है, ठीक है? कि भाई प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट करके हम देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और मैं जो डिफ़ॉल्ट रिडंडेंट कोड आता है उन सबको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो रिडंडेंट कोड है वो हटा दिया है। अब सबसे पहले अपन को शेयर्ड प्रेफ़रेंस अगर यूज़ करना है तो शेयर्ड प्रेफ़रेंस का एक पैकेज होता है फ्लटर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता। आपको एडिशनली अगर शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ करना है तो उस पैकेज को इंटीग्रेट करना रहेगा। तो इसके लिए चलेंगे सीधा pub.dev वाले जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा शेयर्ड प्रेफ़रेंस पैकेज के बारे में एंड वहाँ पे हमको एक पैकेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो इंक्लूजन है, वो हमको ऐड करना होगा हमारी pubspec.yaml फाइल के अंदर। उसके बाद में शेयर्ड प्रेफ़रेंस से रिलेटेड जो भी काम करना है वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आना है, सिंपल सा आपको लिखना है शेयर्ड प्रेफ़रेंस इन फ्लटर। जैसे ही आप लिखोगे ना, तो ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ये देख सकते हैं कि pub.dev नाम से वेबसाइट होनी चाहिए, उसी पे जाना है। बाकी जगह आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ठीक है? ये वो पैकेज है, जहाँ पे आपको जाना ज़रूरी है क्योंकि उन ट्यूटोरियल्स में भी वो यही कहेंगे कि आप यहाँ से जाके पहले पैकेज को इंटीग्रेट करवाओ, ठीक है? तो आपको ये देखना है शेयर्ड प्रेफ़रेंसेस, फिर आपका फ्लटर पैकेज pub.dev, ये अगर दिख जाता है दैट मीन्स दिस इज़ द वेबसाइट जिसको आपको हिट करना है। इस पे गए हम और ये आ गया हमारा शेयर्ड प्रेफ़रेंस 2.0.15, ठीक है? और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपडेट होता रह रहा है और इनिशियली ये एंड्रॉइड के लिए आया, फिर आईफ़ोन के लिए आया, फिर मैक के लिए आया, फिर उसी समय वेब के लिए, इन सभी प्लेटफ़ॉर्म के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सपोर्टेड किसको सपोर्ट करता है, उनके क्या-क्या वर्ज़न्स को सपोर्ट करता है। तो एंड्रॉइड में एसडीके 16 प्लस को ये सपोर्ट करने लग गया है। आईओएस के अंदर 9.0 वर्ज़न जो है, आईओएस के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली 14 या 15 या 16 आया है आईओएस के अंदर। तो और एंड्रॉइड के अंदर एसडीके 32 या 33 आया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत पुराने जो है ना, उनके बाद से सपोर्ट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट नए वर्ज़न्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत पुराने वर्ज़न्स को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में सारे फ़ोन्स में ही चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही रेयर होगा कि एसडीके 16 से भी नीचे कोई वर्ज़न होगा, एसडीके वर्ज़न होगा जिस पे कोई ऐप चल रही होगी। मतलब 18-19 के अराउंड आपका किटकैट का वर्ज़न है। अगर हम ऑन एन एप्रॉक्स 18, 19 या 20 के आस-पास आपका किटकैट वर्ज़न होता है, तो ये उससे भी बिलो है। यानी कि किटकैट वर्ज़न से भी बिलो वाले वर्ज़न है ना, उसके ऊपर तक से सारे सपोर्ट देता है। मतलब कि अगर आपका किटकैट वाला वर्ज़न है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 11 आ चुका है एंड्रॉइड के अंदर, 12 आने वाला है, 13 आने वाला है, तो इन सभी को सपोर्ट करेगा। क्योंकि पुराने वर्ज़न्स के लिए सपोर्ट होना होना ज़रूरी होता है। नए वर्ज़न्स क्योंकि बना ही नया वर्ज़न के अंदर है, तो नए वर्ज़न में सपोर्ट मिलेगा ही। पुराने वर्ज़न्स के लिए सपोर्ट होता है, नहीं होता है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? आईओएस में भी अभी 16 या 15 चल रहा है लेटेस्ट, तो उसके बेसिस पे 9.0 बहुत पहले आ चुका है। तो इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा? शेयर्ड प्रेफ़रेंस का सपोर्ट मिलेगा। लाइनक्स में मिलेगा, मैकओएस में भी 10.11। अगर अभी मैं देखूँ मैकओएस का लेटेस्ट वर्ज़न क्या है, तो आपको पता लगेगा कि अभी 15 चल रहा है या 16 है? 13 है। तो वेंचुरा 13। तो 13 वर्ज़न चल रहा है, तो 10.11 बहुत पहले आया था। बहुत पहले तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 13 अभी आया है,
उससे पहले 12 आया होगा, उससे पहले 11 आया होगा, उससे पहले 10 पॉइंट समथिंग आया होगा, ठीक है? 11 के बाद भी तो बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं और मैक ओएस और जो भी आईफ़ोन्स हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आपको ये रहेगा कि उनके अपडेटेड ही मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पुराने वर्ज़न में चल रहा होगा, बहुत वैलिड कोई रीज़न होगा तब वो पुराने वर्ज़न को यूज़ कर रहा होगा, बाकी हर कोई आईफ़ोन या हर कोई मैक ओएस लेटेस्ट वर्ज़न में ही अपडेटेड होगा ज़्यादातर केसेज़ में। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइनक्स, वेब और विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है एनी प्लेटफ़ॉर्म के लिए, ठीक है? अब करना क्या है आपको? करना ये है कि आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है। अब डिपेंडेंसी मिलेगी आपको यहाँ पे इंस्टॉलिंग से। तो इंस्टॉलिंग पे आ जाना है। इंस्टॉलिंग में आपको या तो आप ये कमांड लिख सकते हो, टर्मिनल में जाके फ्लटर स्पेस पब स्पेस ऐड स्पेस शेयर्ड प्रेफरेंसेस, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंसी के अंडर ये वाली लाइन ऐड कर सकते हो। तो हम इसको कर देते हैं कॉपी और हम कहाँ जाएँगे, हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन है और हमको कहाँ जाना है, pubspec.yaml फाइल के अंदर। यहाँ गए और यू नीड टू सर्च फॉर डिपेंडेंसीज़। आपको 2 तरह की डिपेंडेंसीज़ मिलेगी, एक नॉर्मल डिपेंडेंसी और एक डेव डिपेंडेंसी। तो आप दोनों में कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। मोस्टली प्रेफर रहता है कि आप डिपेंडेंसी में ऐड करो। तो यहाँ पे आके एक और चीज़ मैं करता हूँ, हैश एंड दिस इज़ फॉर शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है? ये चीज़ क्यों लिखी है आपने ये ऐसे हैश करके? देखो perspec.yaml के अंदर कमेंट ऐड करने के लिए आपको हैश लगाना पड़ता है, ठीक है? अब समझते हैं कि कमेंट लगाने की कहाँ ज़रूरत है। देखो यहाँ तो नाम से, अगर मैं यहाँ पे इसकी इंक्लूजन करता हूँ, इसके नीचे आपको इंक्लूड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, तो नाम से पता चल रहा है कि शेयर्ड प्रेफरेंस की पैकेज है या लाइब्रेरी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। कहीं ऐसी थर्ड पार्टी या फ्लटर बेस्ड पैकेजेस भी होंगे जिनको नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ऊपर कमेंट ऐड करना ज़रूरी हो जाता है कि भाई यार ये पैकेज जो है या ये लाइब्रेरी जो है वो आप क्यों यूज़ कर रहे हो? इसका क्या मेन इम्पोर्टेंस है? तो उसका एक कैची जो नेम है ना वो आप लगा सकते हो कि भाई ये मैं स्लाइडर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो स्लाइडर लगा दिया। अब स्लाइडर में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है? तो उनके नाम अलग हो सकते हैं। बट जो भी आपके प्रोजेक्ट के पब स्पेक में जाके देखेगा तो उसको उस कमेंट से आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये स्लाइडर वाली पैकेज है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको हमेशा करना चाहिए और जैसे ही ये हो जाता है तो आपको ऊपर दिखेगा पब स्पेस गेट, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद में आप कर दो पब स्पेस अपग्रेड, ठीक है? एंड इसके बाद में बनाते हैं मेन के अंदर। अगर फिर भी यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है तो फिर से आप पब स्पेस गेट कर सकते हो और वो कंटिन्यूअस रहता है, जैसे कि मेरे यहाँ आ रहा है गेट डिपेंडेंसीज। तो एक बार हम इस पे टैप करेंगे और अगर ये रिडंडेंट है, बार-बार आ रहा है, क्लिक करने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये पर्स पैक के अंदर जो भी चेंजेज़ हुए हैं, वो अप्लाई होंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम कर सकते हैं, बट अगर यहाँ से नहीं होता है, किसी रीज़न से या बार-बार स्टक हो रहा है उसके ऊपर, तो जब रन होगा, तो ये चीज़ अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं और यहाँ पे शेयर्ड प्रेफ़रेंस वाला काम करते हैं कि भई अभी मैं आपको सिर्फ़ एक वैल्यू स्टोर करना बता रहा हूँ और ऐप क्लोज़ होने के बाद में जैसे ही हम वापस ऐप चलाएँगे, तो मैं बताऊँगा कि देखो उसने वैल्यू को रखा, स्टोर्ड रखा हमारे ऐप के अंदर, ठीक है? हम क्या करते हैं यहाँ पे एक यूआई बनाते हैं। यूआई के अंदर पहले मैं इसको रन करवा देता हूँ। डमी डिज़ाइन बना के रन करवाते हैं। कॉलम चिल्ड्रन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है? तो मैंने 2 फील्ड ले लिए और इसको सेंटर में लाना होगा, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है? और अब हम इसको करते हैं रन। अभी हमने शेयर्ड प्रेफ़रेंस वाला काम नहीं किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ एक यूआई बना रहे हैं। यूआई में भी क्या होगा, एक टेक्स्ट फ़ील्ड होगी और एक बटन होगा सेव का। मैं कुछ भी वैल्यू लिखूँगा और मैं सेव पे टैप कर दूँगा और फिर मैं अपनी ऐप को क्लोज़ कर दूँगा। अब होना क्या चाहिए कि जो मैंने सेव किया है, जैसे ही मैं ऐप ओपन करूँ, तो वो नाम दिखना चाहिए, ठीक है? तो मैं एक और कोड लिखूँगा जिसमें मैं टेक्स्ट दिखाऊँगा, ठीक है? तो जो प्रीवियस टाइम पे मैंने सेव किया ना, जैसे ही मेरी ऐप कितनी बार भी अब ओपन होगी, तो नाम दिखेगा जब तक कि मैं अपडेट नहीं करता या उसको ओवरराइड नहीं करता। तो नाम स्टोर्ड रहेगा, ठीक है? तो ये मेरी इसकी मैक की स्पेस फिलअप हो चुकी है, तो मैक में नहीं चलेगा, तो मेरे को वापस से एक नया सिमुलेटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में एंड्रॉयड भी है, तो हम एंड्रॉयड को रन कर लेते हैं। कई बार हमारे जो सिमुलेटर या जो वर्चुअल डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ड्यू टू कि आप उनको क्लीन नहीं कर रहे हो, ठीक है? या फिर उनके अंदर जो भी जितनी भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, जितने भी आप ऐप्स बना रहे हो टेस्टिंग के लिए या वीडियोज़ के लिए या फिर आपने प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब के सब उसमें स्टोर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। इस वजह से कई बार उसको स्पेस नहीं मिलती, रिक्वायर्ड स्पेस मिसिंग होती है। मतलब ऑलमोस्ट फिल अप हो चुकी है, तो आपको क्या करना होगा, या तो उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया क्रिएट करना होगा या क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वजह से वो उसमें नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड के अंदर मैंने एक वर्चुअल डिवाइस ले रखी है, इस पे रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी ऐप रन हो चुकी है और एक सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे आ गई, सेव बटन है और यहाँ पे हमारा
जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको सेव करवाना है, ठीक है। तो मैं कहाँ सेव कराऊंगा, इस बटन के क्लिक पे। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो जो भी वैल्यू है वो जो टेक्स्ट फील्ड में मिल रही है वो हमको यहाँ पे सेव करानी है। अब वैल्यू कैसे लेंगे, तो वैल्यू लेने के लिए याद करो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर को यूज करते हैं। तो हमने कंट्रोलर नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, वैर नेम कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा फ्लटर की सीरीज में, ठीक है, तो उनके लिए ये एक एस्ट्रिक मार्क करके मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट दे देता हूँ कि अगर आपको टेक्स्ट फील्ड को समझना है, अगर आपको टेक्स्ट फील्ड का आइडिया नहीं है कि टेक्स्ट फील्ड क्या रोल प्ले करता है, जो कि आपको होना चाहिए, अगर नहीं है तो नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो में जाकर उसको कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्लीटली देख सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड होता क्या है, किस तरीके से वैल्यूज गेट की जाती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और जो इस सीरीज को फॉलो करते हुए आए तो आई होप आपको ये चीज का अच्छे से पता है कि टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज कैसे गेट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर ले लिया और हमारी टेक्स्ट फील्ड में अब कंट्रोलर को हम सेट कर देंगे। तो कंट्रोलर में हमारा जो कंट्रोलर है उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है। अब हमको जो वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, वेल वेर नेम जो सेव करना है इक्वल्स टू नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, जो भी यूजर ने मतलब जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे मेरे को इस वेयर नेम में मिल जाएगा। अभी यूजर की बात नहीं हो रही क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस में हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम शेयर्ड प्रेफरेंस को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं उसमें स्टोर करवा सकता हूँ, किस तरीके से फैच करवा सकता हूँ। एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लॉगिन स्किप करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है शेयर्ड प्रेफरेंस का। मतलब आज वाली वीडियो में हम सिर्फ शेयर्ड प्रेफरेंस को समझ रहे हैं और किस तरीके से इंटीग्रेट होता है उसको एकदम इंडिपेंडेंटली समझ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यू को शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करके और वैल्यू को शेयर्ड प्रेफरेंस से गेट करके। अब इसको प्रैक्टिकली एक ऐप में किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है नॉर्मल बेसिस पे, तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम एक वीडियो में देखेंगे। जैसे कि एक लॉगिन का एग्जांपल ले लेंगे हम, जिसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरी ऐप ओपन होगी और यूजर ने अगर लॉगिन कर दिया है तो सीधा वो होम पेज पे चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऐप को ओपन करेगा तो अब लॉगिन स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज मैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड डिफरेंस ये डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में आपको इसका यूटिलाइजेशन का भी एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। केवल उसमें लॉगिन ही नहीं करेंगे इंट्रो स्क्रीन या ऐसी कुछ एक ऐसी चीज जो शेयर्ड प्रेफरेंस से ही मैनेज होती है मोस्ट ऑफ द एप्स के अंदर। तो उससे आपको एक प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल लेवल में जो ऐप पे शेयर्ड प्रेफरेंस का रोल रहता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, नेम हमने ले लिया है और उसको सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए हमको चाहिएगा शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस, तो वही हम बनाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर्ड प्रेफरेंस या डेटाबेस या आगे हम डायनामिक ऐप डेवलप करेंगे तो इन सब में डेटा जो फैच होगा ना, या शेयर्ड प्रेफरेंस का जो इनिशियलाइजेशन है या डेटाबेस का जो इनिशियलाइजेशन है या एपीआई का जो इनिशियलाइजेशन है, तो इन सबको एग्जीक्यूट होने में टाइम ज्यादा लग सकता है। मतलब एक इनडेफिनिट टाइम लग सकता है, ज़्यादा इन द सेंस कि भई हमको नहीं पता कि कितने टाइम में ये चीज़ इनिशियलाइज़ हो जाएगी या कितने टाइम में ये डेटा फेच होके आ जाएगा। हमारे लिए कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है कि ये 200 मिलीसेकंड में आएगा या 100 मिलीसेकंड में आएगा या 1 सेकंड लगेगा या 2 सेकंड लगेगा, कोई फिक्स नहीं है। तो उस केस में हम हमेशा इन सारी चीज़ों को असिंक्रोनसली हैंडल करेंगे और जब भी हम कोई चीज़ को असिंक्रोनसली हैंडल करते हैं, तो हम उसके आगे असिंक लगाते हैं और जब भी किसी चीज़ को हम असिंक्रोनसली हैंडल कर रहे हैं, तो उससे जो रिटर्न में मेरे को डेटा मिलेगा वो हमेशा फ्यूचर क्लास में मिलेगा, ठीक है? अब इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे लेके आएँगे जब हम इसको डेटाबेस में इंटीग्रेट करने वाले हैं। अभी सिर्फ शेयर्ड प्रेफ़रेंस को समझ रहे हैं, तो शेयर्ड प्रेफ़रेंस में सिर्फ एक जगह ये यूज़ आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भई यहाँ पे जब हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो इट कैन टेक इंडेफिनिट टाइम जो मेरे लिए डेफिनिट नहीं है। तो इसीलिए मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस को जब इनिशियलाइज़ करूँगा, तो उसके आगे असिंक लगाऊँगा। जब असिंक लगा रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट्स कि भई ये जो चीज़ है, ये असिंक्रोनसली हैंडल होगी। तो इसके लिए मैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस के आगे जब भी शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ करूँगा, इनिशियलाइज़ करूँगा तो उसके आगे अवेट लगाऊँगा। अवेट का मतलब क्या हो गया कि इसको टाइम लग सकता है, ठीक है? और टाइम लगेगा। तो ये हमारी यूआई को बाइंड ना करे, यूआई को फ्री रखे पर फिर भी वेट करे, ठीक है? जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा तो उसके बाद में दूसरा जो काम है, जो भी हमने आगे दिया है वो एग्ज़ीक्यूशन में आएगा। इसीलिए ये जो काम है, ये असिंक्रोनसली हैंडल होगा क्योंकि अगर सिंक्रोनसली हैंडल होगा ये चीज़ अवेट वाली, तो वहाँ पे हमारी जो यूआई है वो ब्लॉक हो जाएगी या होल्ड में चली जाएगी। तो इसीलिए शेयर्ड प्रेफ़रेंस के आगे हम अवेट लगाएँगे या ऐसा कुछ भी काम हम कर रहे हैं, जो रिटर्न में हमको कोई फ्यूचर वैल्यू देगा, फ्यूचर में कोई वैल्यू देगा जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड नहीं है, इंडेफिनिट है। तो उस केस में उसके आगे लग जाता है अवेट और जो फ़ंक्शन हम बना रहे हैं, मतलब जिसमें ये काम कर रहे हैं या जिस भी फ़ंक्शन में हम हैं, जहाँ पे हम अवेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ़ंक्शन अब सिंक्रोनसली कॉल ना होके
असिंक्रोनसली हैंडल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे where prefs इक्वल्स टू shared preferences डॉट गेट इंस्टेंस। और जब मैं गेट इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न में क्या आ रहा है, फ्यूचर ब्रैकेट में शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस। दैट मीन्स कि शेयर्ड प्रेफरेंस ऐसी कोई भी टास्क जो रिटर्न में फ्यूचर के साथ में आती है या फ्यूचर के अंदर वो टाइप आपको मिलता है जो एक्चुअल में डायरेक्टली मिलना चाहिए, तो दैट मीन्स कि ये असिंक्रोनसली हैंडल किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे हम लगा देंगे अवेट। अब जब कभी भी मैं किसी भी फंक्शन के अंदर हूँ, एग्जीक्यूशन जब भी करूँगा मैं फंक्शन के अंदर करूँगा, तो जहाँ कहीं पे भी हूँ, तो उस फंक्शन को हमको क्या बनाना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ अवेट तो आपने कर दिया, अवेट करते ही एरर कह रहा है कि प्लीज़ ऐड असिंक मॉडिफायर। तो वो कहाँ होता है, ये जो फंक्शन है ना इसके आगे असिंक। असिंक इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर असिंक्रोनस। ठीक है? अब ये फंक्शन सिंक्रोनसली हैंडल ना होके असिंक्रोनसली हैंडल होगा, जिससे कि जो हमारा यूआई पार्ट है वो होल्ड में ना जाए, वो इसके लिए वेट ना करें। ठीक है? क्योंकि हमको वेट तो करवाना है इस चीज़ के लिए कि भई जब शेयर्ड प्रेफ़रेंस इनिशियलाइज़ हो जाएगा, उसके बाद प्रेफ़रेंस को यूज़ करेंगे, तो इसके बाद का जो भी काम होगा वो उसको वेट करवाएँगे अपन। तो अगर ये मैं मेन सिंक्रोनस वे में अगर ये काम करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरी यूआई होल्ड हो सकती है। अगर कुछ यूजुअल टाइम से अगर ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस केस में मेरी जो यूआई है वो होल्ड स्टेट में चली जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता कि वो यूआई जो है वो होल्ड स्टेट में जाए। तो इसके लिए यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हम इन चीज़ों को असिंक्रोनसली हैंडल करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा? जिस जिस भी फंक्शन को या क्लास को आप यूज़ कर रहे हो और उसको अगर एग्ज़ीक्यूट होने में इनडेफिनिट टाइम लगेगा, आपको नहीं पता, फिक्स टाइम नहीं है, तो उन सभी को आप अवेट के थ्रू हैंडल करवाओगे, और जहाँ पे भी ये काम कर रहे हो वहाँ उस फंक्शन को आप असिंक्रोनस बनाओगे। ठीक है? अब ये चीज़ हमारे पास में आ गई, अब हमको क्या करना है, प्रेफ़रेंस में ऐड करना है। तो सिंपल सा आपको लिखना है प्रेफ़्स डॉट सेट, और सेट करते ही देखो आपको 5 चीज़ें मिलती है। इंटीजर सेट कर सकते हो आप, बूलियन वैल्यू सेट कर सकते हो, डबल वैल्यू सेट कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू सेट कर सकते हो, और स्ट्रिंग की लिस्ट भी सेट कर सकते हो। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ़ एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, और जहाँ पे भी आप देख रहे हो तो हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पे की वैल्यू का पेयर होगा। की वैल्यू का पेयर मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कोई डेटा ले रहे हो, जैसे हमने लिस्ट को भी देखा, जैसे हमने जब बंडल पासिंग करी, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास कर रहे हैं, या कहीं पे भी अगर डेटा मैनेज करोगे, आगे भी जब आप डेटा मैनेज करोगे, जैसे डेटाबेस में भी करोगे, तो आपकी डेटाबेस में कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम आपकी की बन जाएगी, उस की के रिस्पेक्ट आपको क्या वैल्यू देनी है, मतलब उस कॉलम में आपको क्या वैल्यू देनी है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। तो डेटा जो भी होगा वो वैल्यू में आएगा, और उसका एक यूनिक की होगी, मतलब कि इसी के अंदर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो वो की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, वो यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो की वैल्यू का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। इसी से हम इसकी वैल्यू भी गेट करेंगे, और इसी से इसकी वैल्यू को अपडेट भी करेंगे। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यूनिक होती है। इसका मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक ताले के मल्टीपल चाबियाँ हो सकती है, लेकिन मल्टीपल तालों की एक चाबी नहीं हो सकती। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ताले जो हैं, उनकी एक चाबी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हो, तो ये वही सेम चीज़ है जैसे आपके एक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो बाकी सारे अकाउंट्स का भी पासवर्ड है। तो एक हैक होगा तो सबके सब हैक हो जाएँगे। तो ये हमेशा रिक्वायर्ड या प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता, वो हमेशा आपसे यही कहेंगे, जो भी आपको अपने सिक्योरिटी की वजह से आपको बोलेंगे कि भई कि आपको कैसे सिक्योर रहना है, तो सबसे पहली चीज़ वो बोलेंगे कि आपका पासवर्ड हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। हर अकाउंट के लिए पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। वैसे ही सेम हर ताले के लिए अलग-अलग चाबियाँ होनी चाहिए। लेकिन अब एक ताले की मल्टीपल चाबियाँ हो सकती है, तो ताला मतलब जो ताला है वो हमारा डेटा है, जो चाबी है वो हमारा एक्चुअल में की है, तो की मस्ट बी यूनिक। डेटा रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि डेटा रिपीटेड कर रहे हो, दैट मीन्स आपको डेटा रिपीटेड ही स्टोर करवाना है। लेकिन वो रिपीटेड डेटा भी यूनिक की के साथ में स्टोर होगा। कभी भी कीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे की यूनिक होनी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसी की लेता हूँ जो कैची हो, अच्छे से याद आ जाए, तो मैं नेम ही ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे स्टोर क्या करवाना है, नेम की वैल्यू। ऊपर हमने नेम वैल्यू ली है ना, मतलब एक्चुअल में ये वैल्यू स्टोर करवानी है। आपने वेरिएबल क्यों बनाया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेरिएबल नहीं लेना चाहते हो तो एक लाइन में सीधा-सा ये कोड यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है? और इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो वेरिएबल के थ्रू भी करोगे तब भी चलेगा, डायरेक्टली अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस डॉट सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को सेट कर देगा नेम के अंदर। अब रुको, अब जब हमारा ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होते ही हमको यहाँ वैल्यू सेट करनी है कि भाई पिछली बार जो हमने वैल्यू दी थी वो यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहली बार जब आप ओपन करोगे तब तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद तो वैल्यू आएगी ना जो स्टोर्ड है। तो वो दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि जैसे ही ऐप स्टार्ट हो, मतलब जैसे ही हमारी स्क्रीन लोड हो, उसी समय ये चीज़ आ जाए। तो उसके लिए हमने देखा था कि स्टेटफुल विजेट के अंदर हमको एक इनिट स्टेट मिल जाता है, जो कि आपका सबसे पहले इनिशियलाइज होता है। तो इसके लिए मेरे को हमारे इस पर्टिकुलर विजेट को क्या कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, स्टेटफुल के अंदर। तो यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। अब ये स्टेटफुल विजिट हो गया है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर इनिट स्टेट को
सेटअप कर सकता है। अब इनिट स्टेट क्या करेगा कि जैसे ये पेज लोड हो रहा होगा उसी समय इसके अंदर किया हुआ काम सेटअप हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, इसके अंदर हम शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज़ करवाएँगे और उसकी वैल्यू गेट करवाएँगे, ठीक है? तो गेट वैल्यू नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। अब आप कहोगे कि यार ये फंक्शन क्यों बना रहे हो? अभी आप कहोगे यार फंक्शन भी तो कहाँ बनाया आपने, तो सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, बनाया तो है ही नहीं। देखो एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट आपको तब यूज़ करना है जब आपको फंक्शन से आप इतने फ़ैमिलियर हो चुके हो कि कभी भी आप कैसे भी फंक्शन के बारे में कुछ भी कोई चीज़ पूछे तो आप बना सको। फिर उसके बाद में आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो, ये आपका टाइम बचा सकता है, ठीक है? आपको सिर्फ जो फंक्शन के नाम से आपको जिस नाम से आपको फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन का नाम यहाँ लिख देना है। रेड लाइन आ जाएगी, आप इस पे राइट क्लिक करो, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पे जाना है, इस पे टैप करोगे तो ये कहेगा क्रिएट मेथड, बस इस पे टैप कर दो और आपका फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है? और रिटर्न टाइप आपको क्या देना है, कुछ भी नहीं देना है तो आप वॉइड रख सकते हो, गेट वैल्यू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज़ करेंगे। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि यार ये काम ना इनिट स्टेट में करना था, तो फिर आपने वहाँ फंक्शन बना के इस जगह पे क्यों किया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज़ करना है, तो आप शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस क्रिएट करोगे और शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस जो रिसीव होता है आपको, क्योंकि वो इंडेफिनिट टाइम ले सकता है इसलिए वो फ्यूचर में रिसीव होगा, फ्यूचर क्लास के साथ में। तो इसीलिए आपको उसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके आगे अवेट लगाओगे, तो फिर उस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ नोट कर लेना कि जो आपका इनिट स्टेट वाला जो फंक्शन है, वो हम नहीं कॉल कर रहे, तो हम उसको असिंक्रोनसली कभी भी हैंडल नहीं कर पाएँगे। मैं ये कभी भी नहीं कर सकता कि मैं इस इनिट स्टेट के आगे असिंक लगा दूँ। हालाँकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, कंपाइल टाइम में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसको रन करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है। आपको इसको कभी भी असिंक नहीं देना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इससे एक फ़ंक्शन को ट्रिगर कराएँगे, जिसको हम असिंक्रोनसली हैंडल कर लेंगे। ठीक है? तो हमने ये फ़ंक्शन बना लिया गेट वैल्यू, और अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वेर प्रेफs इक्वल्स टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, इसके आगे हम लगा देंगे अवेट। अवेट लगा है तो इस फ़ंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, असिंक बनाना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, प्रेफs डॉट गेट। अब गेट करते वक्त आपको क्या चाहिए, जब आप सेट करे तो आपने क्या सेट किया था, स्ट्रिंग सेट किया था। अगर आपको गेट करना है स्ट्रिंग ही, अब क्या करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अगर इंटीजर गेट करना है तो गेट इंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे गेट स्ट्रिंग पे आ सकते हो, और हर कोई आपसे क्या मांगेगा, की मांगेगा। जब आपने स्टोर किया तो की के साथ में वैल्यू को स्टोर किया। अब जब आपको वो वैल्यू चाहिए तो आपको याद होनी चाहिए कि आपने ने किस की के साथ में वो वैल्यू को स्टोर करवाई है। तो उसी की को जब आप दोगे तो उसके रिस्पेक्टिवली जो भी वैल्यू स्टोर्ड हुई भी होगी, वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने की क्या ले रखी है यहाँ पे, ये। तो हम इसको कॉपी करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप जितना खुद से लिखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर नेम की स्पेलिंग में कुछ भी गलती हुई, यहाँ पे सही लिखी, वहाँ गलत कर दी, यहाँ पे गलत, मतलब नीचे वाले पे आपने सही लिखी, ऊपर वाले में आपने गलत लिख रखी है। ये तो मैं नेम की बात कर रहा हूँ, नेम तो बहुत फिर भी ईज़ी है। अगर कोई ऐसा आप की लिख रहे हो, जिसमें ऐसा हो सकता है ना कि भई आप रिप्रेजेंटेशन के लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, बट वो आपको नेम से उस चीज़ का आइडिया लग रहा है जैसी वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हो, और उसकी स्पेलिंग में आपने गलती कर दी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप कोई हाइट स्टोर करवा रहे हो फॉर एग्जांपल, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ई-आई में और आई-ई में। आपको भी होती होगी आई गेस, जब आप हाइट लिखते हो तो ई-आई आएगा कि आई-ई आएगा, इसमें दिक्कत होती है। अब हम क्या करेंगे, एक जगह तो आई-ई कर देंगे और एक जगह ई-आई कर देंगे, तो वहाँ पे कीज़ मैच नहीं होगी, और मैच नहीं होगी तो वो वैल्यूज़ नहीं मिलेगी आपको। स्टोर तो हो जाएगी, अगर की अलग है, पहले से मैच नहीं होती है, तो ओवरराइड नहीं होगी, वो अलग की में स्टोर हो जाएगा। पहले से मैच होती है तो उस वाली वैल्यू को हटा देगा और नई वाली वैल्यू स्टोर कर देगा। लेकिन जब आप गेट कर रहे हो, तो आप एक ऐसी की को गेट कर रहे हो, अगर आपने गलत स्पेलिंग दे दी जो एक्सिस्ट ही नहीं करती है, तो वो वैल्यू नहीं लेके आ पाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, कॉपी पेस्ट ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? इन केसेस में जब आप की वैल्यू से काम कर रहे हो, की वैल्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर रहे हो, ठीक है? इस केस में हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम एक क्लास के अंदर ही वेरिएबल क्रिएट कर दें, कांस्टेंट वेर की नेम इक्वल्स टू, कांस्टेंट अगर आप ले रहे हो तो आपको स्टैटिक भी ऐड करना पड़ेगा, स्टैटिक कॉन्स्ट, यहाँ पे की का नाम हम देते हैं नेम, ठीक है? तो मैंने एक कांस्टेंट स्टैटिक वेरिएबल बना दिया जिसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ विद द रेफरेंस ऑफ क्लास, और जो कि जिसकी वैल्यू चेंज भी नहीं हो सकती, रन टाइम तो क्या कंपाइल टाइम में भी चेंज नहीं हो सकती। तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया। कांस्टेंट की जगह फाइनल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, अब मेरे लिए क्या आसान हो जाएगा, मेरे लिए ये आसान हो जाएगा कि मेरे को याद नहीं रखना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ उस वेरिएबल को कॉल करना है, नेम, नेम नाम से दिया ना अपन ने,
क्या नाम दिया, की नेम। कैपिटल इससे किया है, इसलिए किया है क्योंकि जो भी आप स्टैटिक फाइनल स्टैटिक कॉन्स्ट से जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, वो हमेशा आपको डिफरेंशिएट करने हैं बाकी वेरिएबल से। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जो हम स्टैटिक फाइनल या कॉन्स्ट बनाते हैं, हम उनको कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, अगर ये कैपिटल लेटर में लिखा है तो ये एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होगा या फिर ये एक स्टैटिक कॉन्स्ट वेरिएबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे की नेम आ गया और अब यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम की नेम आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है? ऐसे आप मल्टीपल अगर ये तो एक वैल्यू स्टोर हुई है, कैसे 10 वैल्यू स्टोर करवा रहे हो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में, तो की के साथ में उनका नेमिंग कर सकते हो और की को एक जगह डिक्लेयर करो और दोनों जगह यूज़ करो सो दैट वो वाली प्रॉब्लम भी ना हो और आपको कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े, ठीक है? अब यहाँ से मेरे को वैल्यू तो मिल जाएगी इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, इसको अपडेट करवाना है, तो मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देता हूँ, वेयर गेट नेम। ये जो नेम गेट हुआ है वो वाली वैल्यू आ गई, ठीक है? अब मेरे को इसको अपडेट क्या कराना है हमारी टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेव्ड वैल्यू ही लिखी है, ठीक है? मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल अपडेट करवाना होगा, तभी तो ये अपडेट होगा। तभी तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मेरे को अपडेट करवाना होगा। तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वर नेम वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पे हम नेम वैल्यू को लिख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम क्या लिखते हैं, सेव्ड, नो वैल्यू सेव्ड, ठीक है? और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या नाम से बना है मैंने, नेम वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम वैल्यू इक्वल्स टू गेट नेम। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो गेट नेम है इट कैन बी नल, ये नल भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉलन लगा सकते हो, क्योंकि पहली बार जब आप गेट करोगे तो नहीं मिलेगा ये, ठीक है? तो उस केस में आप या तो कॉलन लगा सकते हो या फिर आप टू स्ट्रिंग कर देना, या फिर क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे गेट नेम और यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर बना लेता हूँ मैं, इफ इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल के इक्वल नहीं है तब तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो पहले वाला काम होगा और फिर हम कॉलन देंगे और कॉलन के बाद में अगर फॉल्स होगी तो काम होगा। तो पहले वाले में अपन को क्या देना है, पहले वाले में हमको सिंपल सा गेट नेम ही दे देना है, नहीं तो हमको क्या देना है कि जब फॉल्स हो तो नो वैल्यू सेव्ड, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगी कि अगर नल नहीं है, अब आप कहोगे नल कैसा आएगा? देखो, जब पहली बार ऐप स्टार्ट होगा तो क्या कॉल होगा, सबसे पहले इनिट स्टेट कॉल होगा, इनिट स्टेट के अंदर गेट वैल्यू कॉल होगा, गेट वैल्यू के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज किया जाएगा, उसके अंदर से प्रेफ्स डॉट, यहाँ हम गेट स्ट्रिंग करेंगे और की नेम, ये की नेम क्या है, ये नेम नाम से इसको देखा जाएगा कि इस नेम में कोई वैल्यू पड़ी है तो मिल जाएगी, नहीं होगा तो वहां पे नल वैल्यू मिल जाएगा। तो इट कैन बी नल, अगर की नहीं मिला तो नल हो सकता है ना, और यहाँ पे तो होगा पहली बार तो। फिर जब मैं इस पे सेव पे टैप करूंगा, ये जो हमारा सेव बटन है इस पे जब मैं टैप करूंगा तो मैंने यहाँ पे सेट स्ट्रिंग में इसी की के साथ में वैल्यू को स्टोर करवा रखी है। अब पहली बार के बाद में जितनी बार भी मैं ऐप ओपन करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी, लेकिन पहली बार तो नहीं मिलेगी, तो उस केस में नल आ सकती है। तो मैंने यहाँ क्या किया, गेट नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ कंडीशन चेक हो गई, अगर ट्रू होता है तो ये चीज़ होगी, अगर नल नहीं है तो गेट नेम हो जाए, और अगर नल है तो फिर नो वैल्यू सेव्ड आ जाए। अब इसकी जगह एक शॉर्टकट और होता है कि आप डबल क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस कन्वर्ट टू यूज डबल क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा, अगर नल होगा तो ये नो सेव्ड वैल्यू को डाल देगा, और अगर नल नहीं होगा तो गेट नेम में वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो वो नेम वैल्यू में आ गई। अब नेम वैल्यू को अपडेट भी तो कराना है, नेम वैल्यू में तो आ गया, अब इसको अपडेट क्या कराना है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट भी तो इसलिए किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट स्टेट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, सेट स्टेट, सो दैट हमारी यूआई अपडेट हो विद जो नई वैल्यू आई है उसके साथ, और ये काम आप चाहो तो इसके अंदर भी कर सकते हो, सेट स्टेट के अंदर, ठीक है? अब इसको हम रन करते हैं, तो अभी आप पाएंगे कि नो वैल्यू सेव्ड आ गया ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं किया, इसने जैसे ही गेट वैल्यू कॉल किया होगा यहाँ पे तो उसको कोई भी वैल्यू मिली नहीं होगी तो नल ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नो वैल्यू सेव्ड जो हमने लिखा है वो चीज़ अपने आप यहाँ आ गई, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ही था पहली बार तो कोई वैल्यू स्टोर्ड है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ जो भी मेरे को स्टोर करवानी है, जैसे कि मैंने लिखा WS³ टैग, ठीक है? और मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद में हम इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज भी ऐसा करेंगे कि क्लोज करना है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे पड़ा है। क्लोज कर दिया यहाँ से। अब हम जाएंगे, किस नाम से बनाई हमने इस ऐप को, शेयर्ड प्रेफरेंस के नाम से बनाई ना, शेयर्ड प्रेफ
तो जैसे मैं इसको टैप करूँगा, ओपन करूँगा, अब देखो यहाँ क्या हुआ कि हमने हर बार ना हॉट रीलोड या हॉट रीस्टार्ट किया, तो जो हमारी मेन ऐप थी ना वो तो रिबिल्ड हुई नहीं पूरी से। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, हमेशा जब भी आपने काम एग्जीक्यूट कर लिया है, तो जो रन टाइम चेंजेस आ रहे थे वो आपने अप्लाई कर लिए, रिज़ॉल्व कर लिए। अब आप जब उसको वापस टेस्ट कर रहे हो, तो कंप्लीटली एक बार पूरी की पूरी ऐप को इंस्टॉल करवाओ, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है अब। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ डब्ल्यूएस क्यूबटेक आ गया है, ठीक है? जबकि पहले क्या आ रहा था, नो वैल्यूड सेव, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ और स्टोर करवाता हूँ, जैसे कि मैंने करवा दिया फ्लटर, ठीक है? इसको ज़ूम आउट करता हूँ, फ्लटर सेव पे टैप कर दिया। अब हम कर देते हैं ऐप को क्लोज़। इसी ऐप को मैं वापस ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब क्या आ गया, फ्लटर आ गया। मैं ऐप क्लोज़ करके वापस क्यों चला रहा हूँ? यही तो हमारा लोकल स्टोरेज है। अगर ये चीज़ रन टाइम मैनेज हो रही होती तो ऐप क्लोज़ होते ही डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अब डेटा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, डेटा स्टोर्ड रह रहा है और उसको आप फेच करके देख सकते हो। तो एक जगह हमने क्या किया, सेट किया, यानी कि हमने डेटा में स्टोर करवाया, हमारे शेयर्ड प्रेफ़रेंस में स्टोर करवाया, और एक जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको फेच करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और वीडियो हम लेके आएँगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो ऐप्स डेवलप की जाती है क्लाइंट के लिए, जो मार्केट में रोल आउट होती है, उसके अंदर शेयर्ड प्रेफ़रेंस किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअल में जो यूटिलाइज़ेशन है शेयर्ड प्रेफ़रेंस का, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बट आज की क्लास में आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि शेयर्ड प्रेफ़रेंस क्या होता है और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस के अंदर, और किस तरीके से हम डेटा को फेच करवा सकते हैं शेयर्ड प्रेफ़रेंस के अंदर से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।